तुम लोग आज रिलेशन पढ़ने वाले हैं, और रिलेशन और फंक्शन के अंदर सबसे पहले जो हमें पढ़ना है दैट इज़ योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा सेट। तो सेट के अंदर क्या है कि अगर हम लोग ये समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। एक नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जो कि एम्प्टी नहीं हो, खाली नहीं हो। इसका मतलब इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये सेट, इसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, वेयर इट इज़ देयर इज़ नो एनी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे बात होता है नॉन एम्प्टी सेट का, कि पहला चीज़ कि एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। कोई भी सेट मेरे पास कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें अंदर होना चाहिए। अगर मेरे पास एक सेट है ए जो कि नॉन एम्प्टी है, खाली नहीं है, एक सेट है बी, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर निकालते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए, और ए 1 2 3 तीन एलिमेंट इसके अंदर है, या दो ही एलिमेंट हम मान करके चलते हैं पहले। और सिमिलरली हमारे पास एक सेट है बी, इसके अंदर मेरे पास है ए कॉमा बी, दो एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे। ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हम क्या करेंगे? यहाँ से हम ए क्रॉस बी जो निकालेंगे, ए क्रॉस बी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास एक ऑर्डर्ड बनेगा पेयर जिसके अंदर दो एलिमेंट होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी, दो एलिमेंट का क्रॉस करा रहे हैं तो दो एलिमेंट हमको नजर आएगा। पहला वाला एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट वाले सेट से होगा, दूसरा वाला एलिमेंट जो होगा वो सेकंड वाले सेट से होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से हम बात करें ए क्रॉस बी अगर हम करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पहले 1 को पकड़ते हैं, तो 1 का ए के साथ 1 कॉमा ए, या तो 1 कॉमा बी, या तो फिर 2 कॉमा ए, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली, और फिर 2 कॉमा बी। ये मेरे पास क्या लाया? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। उसके लिए भी हमारे पास कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास ए के अंदर दो एलिमेंट है, ठीक है, सिमिलरली बी के अंदर दो एलिमेंट है, तो मेरे पास ए क्रॉस बी जो आएगा उसके अंदर 2 × 2 4 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। यानी कि जैसे हम ए क्रॉस बी करेंगे तो यहाँ पे भी 2 × 2 यानी 2 × 2, टोटल 4 पेयर हमारे पास यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का बनेगा। ठीक है, तो ये रहा बात तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यहाँ से पहला जो तुम्हारा एक्सरसाइज है उसके ऊपर यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो कुछ और हम एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। एक सेट हमारे पास है बी 1, 5, और एक सेट हमारे पास है सी दैट इज ए, सी। अब अगर हमको यहाँ पे निकालना होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसके अंदर हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर होगा 1 2 3 3 का हमारे पास सेट बनेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम बोलेंगे कि टोटल कितना एलिमेंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास 3 एलिमेंट, यहाँ पे आपके पास हो गया 2 एलिमेंट, यहाँ पे आपके पास हो गया 2 एलिमेंट, यानी कि 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। तो टोटल मेरे पास एलिमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × 2 × 2 दैट इज़ 12 एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी का हम अगर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसके अंदर हमको 3 अंदर में सब एलिमेंट देखने को मिलेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला एलिमेंट जो होगा ए से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट जो होगा वो बी से बिलोंग करेगा, तीसरा एलिमेंट जो होगा वो सी से बिलोंग करेगा। ठीक है, जैसे हम पहले 1 को पकड़ते हैं तो यहाँ से देखो 1 1 ए, 1 1 ए, या तो फिर 1 1 सी, 1 1 सी। फिर ए और सी का काम खत्म हो गया इधर। ठीक है, 1 का काम खत्म हो गया। अब हम आते हैं 1 से 5 पे पकड़ते हैं। ठीक है, 1 5 ए 1 5 सी, यहाँ से आ गया 1 5 ए, सिमिलरली 1 5 सी, और फिर यहाँ से 1 का भी काम खत्म, 5 का भी काम खत्म। ठीक है, मतलब 1 का सारा पेयर हो गया। 1 का देखो पेयर लगा तुम्हारा, 1 का सबसे पहले यहाँ से हम उठाते हैं 1 के साथ, तो 1 का 1 के साथ ए और एक बार सी, फिर 1 का 1 के साथ ए हो गया, सी हो गया, खत्म हो गया, तो 1 का 5 के साथ ए और सी, ये भी खत्म हो गया, इसका पूरा कहानी खत्म। अब आता है 2 पे, तो 2 का फिर वैसे ही चलेगा 2 1 ए 2 1 सी। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी में हमारे पास एलिमेंट हो गया 1 2 3 4।
इसी तरह से 4 4 4 टोटल 12 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हम लोग निकालते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर हमारा कैसे निकाला जाता है, और इसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकंड बात यहाँ पर है कुछ रिजल्ट्स के बारे में कि हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं उसके रिजल्ट्स क्या हैं। सबसे पहला रिजल्ट जो आता है हमारे पास कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास या तो इक्वल दिया हुआ है या तो हमें बोल रहा है कि इक्वल करना है, तो ये इक्वल कब होगा? अगर हम बोले कि मान लेते हैं हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है A, B और सिमिलरली एक ऑर्डर्ड पेयर लेट सपोज है C, D, तो दे बोथ आर इक्वल। कब इक्वल होगा? कंडीशन क्या बोला? ये तब इक्वल होगा जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर हो। सिमिलरली अगर हमारे पास तीन पेयर है लेट सपोज A, B, C और यहाँ पर X, Y, Z, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर हो और इसका थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट के बराबर। ठीक है, तब जा करके हम बोलेंगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इक्वल है। या फिर अगर ये बोला गया है कि ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, तो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होगा इसका मतलब यही होगा कि हमारे पास जो एलिमेंट्स का सीक्वेंस है सिक्वेंशियली ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जैसे मान लो ऐसे तुमको क्वेश्चन दे दिया जाता है A, B, C। ठीक है, या तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 5 6 इज इक्वल टू 5x + 1, या 4 दे दो, x + 1 और यहाँ पे y + 2। ठीक है, और तुमको बोल रहा है कि मान लेते हैं कि ये सेट ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। इफ़ दीज ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ A, X, Y। ठीक है, इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है इसका मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट इसका और फर्स्ट एलिमेंट इसका बराबर होगा, यानी कि A विल बी इक्वल टू 4, A का वैल्यू यहीं से निकल गया। सिमिलरली इसका जो सेकंड एलिमेंट है और इसका जो सेकंड एलिमेंट है दोनों आपस में बराबर होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं 5 विल बी इक्वल टू x + 1 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा x = 5 - 1 दैट इज़ 4। ठीक है, सिमिलरली y का, तो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट के बराबर होगा, तो 6 = y + 2 और यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा 6 - 2 दैट इज़ फिर से y आ जाएगा तुम्हारे पास 4। तो a भी 4 आया, x भी 4 आया, y भी 4 आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर हम ऑर्डर्ड पेयर्स को या कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम इक्वल करना चाहें तो टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज इक्वल टू सेकंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट एंड सिमिलरली सो ऑन। ठीक है, सेकंड एलिमेंट पहला वाला सेट का यानी कि सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट मेरे पास सारा लगा हुआ है वो सिक्वेंशियली ऑर्डर पेयर, इसलिए उसका नाम ही दिया गया है कि वो ऑर्डर वाइज अरेंज है। ठीक है, तो पहला तो ये कंडीशन हमारे पास आता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन जो हमारे पास आएगा, अब यहाँ से हम एक आध NCERT का क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चन है फ्रॉम NCERT, एग्जाम्पल से क्वेश्चन हम लोगों ने उठाया। इफ x + 1, y - 2 इज इक्वल टू 3, 1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन है कि ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, और दोनों ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है इक्वल। हमको क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, इसका मतलब ये होता है कि इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं x + 1 विल बी इक्वल टू 3 और यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे 3 - 1 दैट इज़ 2। ठीक है, सिमिलरली सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट विल बी इक्वल टू सेकंड एलिमेंट ऑफ दिस सेट, यानी कि y - 2 इज इक्वल टू 1 और यहाँ से y का वैल्यू आपके पास आ जाता है 1, -2 उधर चला गया दैट इज
3। तो यहाँ से x का वैल्यू और y का वैल्यू हमारा निकल गया, ठीक है। वी हैव फाइंडेड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है P A, B, C दिया हुआ है, Q R दिया हुआ है, फॉर्म P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P, ठीक है। यहाँ से कंक्लूजन भी हम निकालेंगे। आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, P क्रॉस Q निकालते हैं, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि A, B, C ये हो गया मेरे पास P और क्रॉस Q हमारे पास है R, ठीक है। दोनों को हम क्रॉस कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 का पहले फर्स्ट एलिमेंट का कनेक्शन हम देखते हैं A का R के साथ, सबका तो एक ही बनेगा, A, R, एक ही ऑर्डर्ड पेयर बन गया। फिर वैसे ही इसके आगे और कोई एलिमेंट है नहीं, B, R और सिमिलरली फिर C, R, ठीक है। ऐसे भी हम देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो जो प्रोडक्ट में एलिमेंट बनेगा 3 × 1 3 बनेगा, तो 3 बन गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा Q क्रॉस P निकालते हैं, Q क्रॉस P। अब Q क्रॉस P में क्या हो जाएगा, पहले मेरे पास आ गया Q, यानी कि पहले मेरे पास आ जाएगा R और उसके बाद आएगा मेरे पास P, और P के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं A, B और C। अब इन दोनों को हम क्रॉस कराएंगे, देखो R, A, फिर आ गया मेरे पास R, B और लास्ट में मेरे पास आ गया R, C। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा जो पहला पार्ट था कि P क्रॉस Q आपको निकालना है, Q क्रॉस P निकालना है, वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब बोला है कि क्या ये दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं है, क्यों, देखने में तो एक जैसा लग रहा है। अब यहाँ पे सवाल आता है, सवाल ये आता है कि इसके फर्स्ट एलिमेंट्स को पहले हम देखते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या हो गया, A, R और दूसरा R, A। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट था P क्रॉस Q का A, R था और इसका फर्स्ट एलिमेंट R, A था। क्या ये इक्वल है? अगर ये इक्वल होता है, ठीक है, अगर ये इक्वल होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है, और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये कहलाएगा ऑर्डर्ड पेयर। तो A और R, अगर यहाँ पर A होता तब हम बोल सकते थे कि ऑर्डर्ड पेयर है, बट A इज़ नॉट इक्वल टू R, यहाँ पर भी A इज़ नॉट इक्वल टू R। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि A, B अगर हमारे पास कोई सेट है, ठीक है, और सिमिलरली एक सेट है B, A, यानी कि अपोजिट रिलेशन है, ठीक है, ये पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर में है और ये सेकंड वाले में है। यहाँ पर A फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पर सेकंड एलिमेंट है, तो ये हमारे पास बोथ आर, ध्यान से समझना, बोथ आर इक्वल सेट्स। सेट अभी हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में, बोथ आर इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब क्या हो गया, ऐसा सेट जहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स सेम होंगे, बस इतनी सी बात है कि इसके अंदर A है, इसके अंदर भी A है, इसके अंदर B है, इसके अंदर भी B है, ठीक है, ना कोई एक्स्ट्रा है ना किसी में कम है। तो हमारे अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास अगर सेम है तो ये इक्वल सेट्स कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन एलिमेंट्स का ऑर्डर अगर हमारे पास सेम नहीं है तो ये मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इक्वल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो दीज आर इक्वल सेट्स बट दीज आर नॉट इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इक्वल सेट्स may be equal ordered pairs। मे बी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि इक्वल सेट जो है वो हो सकता है कि ऑर्डर्ड पेयर भी वहाँ पर बराबर होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अननेसेसरी कंडीशन। हमारे पास ये बोल सकते हैं कि A, B और फिर से हम बोल दें A, B, ये जो सेट हैं दोनों के दोनों इक्वल सेट भी हैं, ठीक है। इक्वल सेट का मतलब इसके अंदर भी वही एलिमेंट है, इसके अंदर भी वही एलिमेंट है, बट एंड दे आर एज वेल एज दे आर ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के अगर बारे में बात करें तो इक्वल ऑर्डर्ड पेयर भी है, ठीक। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन एनसीईआरटी का, हमारे पास एक सेट दिया हुआ 1, 2, 3, B दिया हुआ 3, 4 और C दिया हुआ 4, 5, 6 और आपको बोला A और यहाँ पे इसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है B इंटरसेक्शन C का। तो सबसे पहले तो हम काम करते हैं कि B इंटरसेक्शन C यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो A हो गया आपके पास A और यहाँ पे B, ठीक है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। A आपका आ गया 1, 2, 3 क्रॉस B इंटरसेक्शन C आपका आ जाएगा 3, 4 और यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा देंगे 4, 5, 6, ठीक है, ठीक है। ये कोई सेट नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ गया
4, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन केवल बच गया मेरे पास 4 का, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 1 2 3 बस, ठीक है। अब यहाँ से तुम निकाल लोगे 1 का 4 के साथ 1, 4, सिमिलरली 2, 4, सिमिलरली 3, 4, ठीक है। इसी तरीके से सारा क्वेश्चन है, A क्रॉस B, A क्रॉस C। तो आप बोर्ड मास पढ़े हैं तो आपको पता है कि पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से A क्रॉस B निकाल लेंगे, फिर A क्रॉस C निकाल लेंगे, फिर इसका इंटरसेक्शन करेंगे। ज़रा देख लेते हैं कि जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है A क्रॉस B, तो पहले हम A क्रॉस B निकाल लेते हैं। यहाँ से A आपका हो गया 1, 2, 3, 1 2 3, और क्रॉस B आपके पास हो गया 3, 4, 3, 4। अब यहाँ पे इसका क्रॉस निकालेंगे तो 1, 3, ये हो गया 1 3, अगेन 1 4, देन आफ्टर 2 3 2 3 2 4, और फिर 3 3 3 4। ये हमारे पास आ गया A क्रॉस B, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं A क्रॉस C। यहाँ से हम A क्रॉस C निकाल लेते हैं। तो A क्रॉस C हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से हम लिख देते हैं 1, 4, 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, 1 5, एंड देन 1 6, 1 का 6 के साथ। फिर ऐसे ही चलेगा 2 का 4 के साथ, 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6। सिमिलरली 3 का फिर 4 के साथ, 3 4 3 5 3 6। यह हो गया मेरे पास A क्रॉस B, और ये हो गया मेरे पास A क्रॉस C। अब A क्रॉस B और A क्रॉस C के अंदर हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इसका मतलब इंटरसेक्शन निकालने का मतलब यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपको इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स को उठाना है। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं 1, 3, 1, 3 यहाँ पर है नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 1, 4, 1, 4 इसके अंदर है, यानी कि 1, 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2, 3, तो देखो 2, 3 नहीं है, देन आफ्टर 2, 4 है, यहाँ पर आपको 2, 4 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 2, 4, देन आफ्टर 3, 3 नहीं है, और ये 3, 4, ठीक है। यहाँ से आ गया 3, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऑर्डर्ड पेयर ही उठाना है। अगर मान लो इसके अंदर फर्स्ट वाले सेट के अंदर मेरे पास 1, 4 होता, दूसरे वाले सेट के अंदर 4, 1 होता, तो ये इक्वल नहीं होता, यानी कि कॉमन नहीं आता, ठीक है। ये चीज़ आपको केवल ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूरा कहानी जो है सेट के ऊपर ही डिपेंड करता है, और बेसिकली हम लोगों ने जो सेट पढ़ा था वो इसी रिलेशन और फंक्शन को समझने के लिए पढ़ा था। और हम रिलेशन फंक्शन भी अगर पढ़ रहे हैं तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे आपका आने वाला है कैलकुलस, ठीक है। उस कैलकुलस को समझने के लिए, कैलकुलस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम लोग जो है रिलेशन, फंक्शन, सेट वगैरह सारा कुछ पढ़ते हैं। तो दीज आर जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट एक्सरसाइज तक का सारा जो हमारे पास इंट्रोडक्शन था वो खत्म हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन। तो हम रिलेशन को देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ अ रिलेशन। बेसिकली हम ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, लेट सपोज हमारे पास A क्रॉस B के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं, लेट सपोज 1, 2 इसमें आता है, 1, 3 आता है, 1, 4 आता है, 2, 2 आता है, 2, 3 आता है, 2, 4 आता है। इस तरीके से मेरे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर लेट सपोज, ठीक है। यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर आया है, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर एक सेट है, खुद में एक सेट है, ठीक है, जिसके अंदर ये पूरा क्या कहलाएगा, इसका एक एलिमेंट कहलाएगा, ये पूरा इसका एक एलिमेंट कहलाएगा, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, ठीक है, ये बात। तो अगर हमारे पास कोई भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ये मान लेते हैं हमारे पास x और ये मान लेते हैं हमारे पास y, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, ठीक है, किसी ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन सेकंड एलिमेंट के साथ अगर होता है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात समझते हैं कि हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है A B C D से लेकर के Z तक, ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है A। सिमिलरली हमारे पास एक सेट है B, जहाँ पे A B C D लेटर से नाम स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ से सारा नाम स्टार्ट हो जाता है, A से लेट सपोज आशीष, भानु, इस तरह से कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हम एक रिलेशन बता रहे हैं कि बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं
और ए जो है वो ऑर्डर है, सॉरी सेट है किसका, अल्फ़ाबेट्स का। ए इज़ द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, यानी कि ए से लेकर के जेड तक 26 एलिमेंट इसके अंदर होंगे। और बी इज़ द सेट ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट्स, तो कोई भी नाम हो सकता है स्टूडेंट का। अब हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इसके अंदर एक रिलेशन बना रहे हैं। रिलेशन क्या बना रहे हैं कि पहला लेटर जो किसी के नाम का पहला लेटर जो होगा वो पहला लेटर हमारे पास अल्फ़ाबेट का क्या होगा उसके हिसाब से रिलेशन बना रहे हैं। ठीक, तो मान लो हमारे पास एक सेट है ए बी सी और दूसरा सेट है आशीष, भानु, विनय, चंद्रा, दिव्या, ये 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम बोले कि फर्स्ट एलिमेंट में और सेकंड एलिमेंट में एक रिलेशन इस्टेब्लिश क्या कर रहे हैं कि इसका जो नाम होगा उसका पहला लेटर फर्स्ट वाले एलिमेंट से हम चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए का रिलेशन चला जाएगा आशीष के साथ। सिमिलरली बी का रिलेशन भानु के साथ भी चला जाएगा, बी का रिलेशन विनय के साथ भी चला जाएगा। ठीक है, सी का रिलेशन चंद्रा के साथ, और यहाँ पे डी तो मेरे पास है नहीं तो दिव्या का कोई रिलेशन निकलेगा नहीं। ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये कहलाया मेरे पास रिलेशन, जिसके अंदर हमारे पास देखो ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट एलिमेंट है ए, और ये जो एलिमेंट है ये मेरे पास एलिमेंट है सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ए इज रिलेटेड विथ बी, ए का रिलेशन बी के साथ है, कुछ ना कुछ कंडीशन वहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे कंडीशन क्या है फिलहाल इस क्वेश्चन में मेरे पास कंडीशन ये है कि हमारे पास जो नाम का पहला लेटर है वो पहले वाले सेट में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का रिलेशन आशीष के साथ। अब देखो यहाँ पर ए का रिलेशन जिसके साथ होता है, जिस वाले एलिमेंट के साथ होता है वो क्या कहलाता है, इसका इमेज कहलाता है। यानी कि आशीष जो है, आशीष इज इमेज ऑफ ए। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। ध्यान से समझना इस बात को। ए का इमेज क्या हो गया, आशीष एक इमेज है। बी का कितना इमेज बना, 2 इमेज बना, भानु बना और विनय। ठीक है, और सी का इमेज क्या बन गया, चंद्रा। पहला चीज़ तो इतना क्लियर, इमेज। अब ये अगर इमेज कहलाएगा तो ये वाला सेट क्या कहलाएगा, प्री इमेज। सेट की बात नहीं कर रहे, सेट में जो एलिमेंट्स रिलेटेड है उसको हम बोलते हैं। जैसे ए जो है उसका इमेज है आशीष, और आशीष का प्री इमेज क्या कहलाएगा, ए। समझ में आ रहा बात। बी जो है, बी का इमेज है भानु और विनय, और भानु और विनय का प्री इमेज क्या है, बी है। ठीक है, तो इस तरह से ये कहलाता है प्री इमेज और ये कहलाता है इमेज। दूसरी बात, अब यहाँ से हम जो सेट बनाते हैं, ठीक है, जो हमारे पास सेट बनेगा वो इस तरह का बनेगा। ए का रिलेशन किसके साथ है, आशीष के साथ। ध्यान से समझना, ए का रिलेशन आशीष के साथ है। फिर सिमिलरली बी का रिलेशन भानु के साथ भी है और विनय के साथ भी है, यानी कि बी का रिलेशन भानु के साथ है और बी का रिलेशन विनय के साथ है। ठीक है, देन सी का रिलेशन चंद्रा के साथ है, सी का रिलेशन चंद्रा के साथ है। ऑलराइट, हम अगर इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं, मान लेते हैं सर कि ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों का क्रॉस, ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो ए का रिलेशन किसके किसके साथ आएगा, ए का रिलेशन आएगा आशीष के साथ, भानु के साथ, विनय के साथ, चंद्रा के साथ, दिव्या के साथ। समझ रहे हो बात को। हम यहाँ पे रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, वहाँ पे तो कोई रिलेशन की बात नहीं हुई ना। अब उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हम एक रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए आशीष, ए कॉमा भानु, ए कॉमा विनय, ए कॉमा चंद्रा, ए कॉमा दिव्या। ठीक है, सिमिलरली बी कॉमा आशीष, बी कॉमा भानु, बी कॉमा विनय, बी कॉमा चंद्रा, बी कॉमा दिव्या। सिमिलरली सी के साथ भी चलेगा। ठीक है, और वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, जरा आप ध्यान से देखिएगा कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर का ही तो ये एलिमेंट है। मतलब अगर हम इसको सी मान लें तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि सी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसी के अंदर का तो एलिमेंट होगा, उसी के अंदर का कुछ एलिमेंट जो रिलेशन में था उसको हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम समझ ले कि मान लो यहाँ पे जो रिलेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए का रिलेशन आ जाएगा आशीष के साथ। ठीक है, सिमिलरली ए का आ गया तुम्हारे पास भानु के साथ, मान लो 2 ही हम देकर चलते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि ये रिलेशन में नहीं है जो रिलेशन हम चाह रहे थे, जो हम रिलेशन चाह रहे थे। हम कैसा रिलेशन चाह रहे थे कि इसका जो पहला लेटर हो वो पहले वाले एलिमेंट के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला लेटर है ये बी है, तो यहाँ पे अगर बी होता तब हम इसको काउंट करते इस सेट के अंदर, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ये है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट है
तो इसका मतलब हमारे पास जो भी एक रिलेशन आता है ए और बी के अंदर, वो हमेशा क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होगा। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे एनसीईआरटी में डिफाइन किया है, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट। कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट केवल फॉर्मेलिटी के लिए लिखा गया है, भैया आपको पता होना चाहिए, वो खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी एक सेट है और सेट ए का रिलेशन सेट बी के साथ है। ठीक है, अगर सेट ए का रिलेशन सेट बी के साथ है तो वो रिलेशन कैसा होगा, दैट रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। आया बात समझ में, दैट रिलेशन इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब सबसेट होगा जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का आएगा। यानी कि यहाँ पर एक एलिमेंट है एक सेट है, बी एक सेट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए, 5। तो टोटल इसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना बनेगा, 3 × 5 दैट विल बी 15। ठीक है, 15 एलिमेंट का एक सबसेट बनेगा, 15 एलिमेंट का एक सेट बनेगा। अब उसमें से हमारा रिलेशन में कितना है, 1 2 3 4 ही है। ठीक है, तो उस 15 में से हम 4 निकाल रहे हैं, मतलब ये जो 4 आ रहा है वो इसी 15 का एक पार्ट होगा, यानी कि सबसेट होगा। ये बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, इसी का एक पार्ट होगा, एक सबसेट होगा। इसको थोड़ा सा हम और जनरलाइज करते हैं। मान लो इसमें हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा कहानी ना रहे, देन आफ्टर वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। चलो, ये मान लेते हैं हमारे पास 2 ही है। ठीक है, 2 ही है। अब समझते हैं ज़रा अच्छे से। आपके पास एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी। ए के अंदर 2 एलिमेंट है। ठीक है, सिमिलरली बी सेट के अंदर हमारे पास एक आशीष है और एक भानु है। अब हमने बोला कि सर इसका एक काम करते हैं ना, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक, ये हमारे पास सेट है तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट से चलो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी के अंदर क्या आएगा, ए कॉमा आशीष, ए कॉमा आशीष। ठीक है, फिर ए कॉमा भानु, ए कॉमा भानु। फिर आ गया आपके पास बी कॉमा आशीष, बी कॉमा भानु, बी कॉमा आशीष एंड बी कॉमा भानु। ये क्या आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आया। अब हम रिलेशन क्या बोल रहे थे कि सर इसका जो पहला लेटर है वो हमेशा फर्स्ट वाले एलिमेंट से होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन क्या आएगा, ए कॉमा आशीष का एक रिलेशन बनेगा। ठीक है, और दूसरा रिलेशन बनेगा बी और भानु का। ठीक है, बी का भानु के साथ बनेगा। हाँ, कार्टेशियन तो बन रहा है। ठीक है, ए का भानु के साथ कार्टेशियन बन रहा है। यही कहने का मतलब है कि भैया जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से तो रिलेशन आया। समझ रहे हो, यानी कि ये जो ए कॉमा आशीष है वो हमको यहाँ मिला, उसके बाद बी कॉमा भानु है वो भी हमको यहाँ पर मिल गया। इसका मतलब ये बोल सकते हैं ना कि ये जो एलिमेंट होगा वो इसी क्रॉस प्रोडक्ट से या कार्टेशियन प्रोडक्ट से उठाया हुआ होगा। इसका मतलब द रिलेशन विल बी अ सबसेट ऑफ इट्स क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसी का एक सबसेट होगा। वही चीज यहाँ पे डेफिनेशन आपको डिफाइन करा गया है कि एक रिलेशन अगर आर है, एक रिलेशन आर है फ्रॉम ए, बीच में एक रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ए से बी के बीच में एक रिलेशन निकाल रहे हैं तो वो जो रिलेशन होगा वो रिलेशन भी एक सेट आएगा। अभी मेरे पास जो रिलेशन आया इसको मान लेते हैं आर, आर इज अ सेट। ठीक है, जो कि रिलेशन सेट है, और ये जो रिलेशन सेट होगा दैट शुड बी अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, वो क्या होगा, हमेशा इसी का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है इसका और इसका, इसी का एक सबसेट होगा। समझ में आ रहा बात? ठीक है, अब यहाँ पे हम बोलें कि सर ये हमारे पास एक रिलेशन हो गया। सर ये भी तो रिलेशन हो सकता था कि मैंने बोला कि हमारे पास इसका जो पहला लेटर है, ठीक है, वो इसके अंदर नहीं आना चाहिए, तब भी तो एक रिलेशन बनेगा। ये तो हम एक स्पेशल रिलेशन को डिफाइन करें, तो रिलेशन तो हम अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसा मेरा डिफिनेशन उस तरह का रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा कंडीशन लगा दिए। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि नहीं इसका फर्स्ट लेटर मैच नहीं होना चाहिए, तब वो रिलेशन में होगा। समझ रहे हो, तब जाकर के क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा रिलेशन में, ये कहलाएगा रिलेशन में। लेकिन जो भी रिलेशन में कहलाएगा, अब आ गया ए कॉमा भानु बी कॉमा आशीष, ये रिलेशन में सेट आ गया। जो भी आया वो आखिर कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही तो हिस्सा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही तो निकाल करके हम लोगों ने लाया है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास एक रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन का मतलब कि हमारे पास जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं उसके अंदर हमारे पास सारे जो एलिमेंट हैं उसको हमने क्या किया, ऑर्डर्ड पेयर में रख दिया। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जितने भी हमारे पास पॉसिबल एलिमेंट्स हैं उसको ऑर्डर्ड पेयर में हम रख देते हैं। ठीक, पहला चीज ये कहलाया कार्टेशियन प्रोडक्ट।
अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद अगर हम स्पेशली बात करें कि उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में रखा गया है उसके अंदर अगर हम एक डिफाइन करते हैं रिलेशन, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जितने सारे पेयर हमारे रिलेशन में आएंगे उसको हम उठा करके वहां से अलग कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सारा ऑर्डर्ड पेयर मेरा रिलेशन में आ जाए, ठीक है, तो सारा भी हो सकता है, समझ लो। अगर वो जो हमारे पास सेट बनेगा जिसके अंदर हमेशा क्या होगा, एलिमेंट कहाँ से आएगा, ऑर्डर्ड पेयर में से ही आएगा। इसका मतलब जो रिलेशन वाला सेट होगा दैट विल बी ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स के अंदर की, ठीक है। इमेज का समझ में आ गया, प्री इमेज का समझ में आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे फंक्शन में थोड़ा सा घुसने से पहले रिलेशन को और अच्छे से समझने के लिए हमें डोमेन, को डोमेन और रेंज की बात करनी है, ठीक है। ये डोमेन, को डोमेन, रेंज के बारे में समझते हैं कि व्हाट आर दीज थिंग्स। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक सेट है, ठीक है, चलो ऐसे एक सेट है -1 -2 +1 +2 +3, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा सेट है, इस सेट को हम पहला सेट मान लेते हैं, ठीक है, ए, और इसको सेट को मान लेते हैं बी। यहाँ पे हो गया 1 4 9 16 25, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंडीशन क्या बता रहे हैं, कंडीशन ये बता रहे हैं कि ए के अंदर जो भी है यानी कि x² = y, ये कंडीशन मेरे पास है, ठीक है। x² = y, x पहले वाला सेट का एलिमेंट और y दूसरे वाले सेट का एलिमेंट। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, इसका रिलेशन इसके साथ बन गया, समझ लो, ये मेरा कंडीशन था। अब 2 का स्क्वायर 4, वैसे ही 1 का स्क्वायर +1 रहे -1 रहे वही चीज़ होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। पहले वाले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर अब हम रिलेशन की बात करेंगे कि यहाँ पे एक सेट आया R के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं कि सर यहाँ पे A इज रिलेटेड टू B। किस तरह का रिलेशन, देखो -1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ, -1 का रिलेशन 1 के साथ, ठीक है। सिमिलरली -1 का रिलेशन 1 के साथ हुआ और फिर -2 का रिलेशन 4 के साथ, 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 9 के साथ। क्या हो गया, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हो क्या रहा है कि ये रिलेशन निकल रहा है, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट इतना ही होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये 16 को भी हम शामिल करेंगे, 25 को भी शामिल करेंगे, सबको शामिल करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सबको लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बात आता है क्या कि ये जो रिलेशन है, ठीक है, पहली बात तो ये कि सर इट इज़ अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, क्लियर बात, पहला चीज़ कि उसका सबसेट होगा। दूसरा बात क्या है, यहाँ पर डोमेन के बारे में बात करते हैं। अब देखो, अब जो रिलेशन में मेरे पास सेट बना उस रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे उसको हम उठाते हैं। -1 आया, -2 आया, +1 आया, +2 आया, -1 -2 +1 +2 +3, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये कौन से एलिमेंट्स हैं, सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये पहले सेट का यानी कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उससे जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा मेरे पास, वो कहलाएगा इसका डोमेन। वो क्या कहलाएगा, डोमेन। डोमेन का मतलब x का वैल्यू, ठीक है, रिलेशन वाला, हाँ रिलेशन वाला, ये तो रिलेशन सेट है ना, रिलेशन वाला। और सेकंड जो हमारे पास है, सेकंड का मतलब ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या था, एक्चुअल में यहाँ पे क्या था कि सर हम x में क्या कर रहे हैं, वैल्यू डाल रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, और y क्या मिल रहा है हमको, आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, समझ लो। आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था क्लास 9 में, इस तरह का एक इक्वेशन f(x) = x² - 5। यार यहाँ पे तुम क्या कर रहे थे, इसको हम मान लेते हैं y = x² - 5। यहाँ पे हम क्या करते हैं, x के जगह पे हम अपने से वैल्यू डालते हैं, x बराबर मैंने पुट कर दिया 0, तो ये क्या बन जाएगा, y -5 बन जाएगा। तो ये तो अपने आप बन रहा है ना, समझ लो। मतलब तुम क्या कर रहे हो, x का मतलब क्या हो गया, एक तरह से आप इनपुट दे रहे हैं और y में क्या हो रहा है, आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। x के अंदर हम जैसा वैल्यू डालेंगे y हमको उस तरह का वैल्यू देगा।
तो ये कहलाता है हमारे पास डोमेन। डोमेन का मतलब जो वैल्यू आप डाल रहे हैं, यानी कि पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट। तो ये हमारे पास इसमें से जो पहला एलिमेंट होगा सारा वो क्या कहलाएगा, डोमेन, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज। मतलब रेंज क्या हो जाएगा, 1 4 फिर से 1 फिर से 4 और 9, यानी कि सिंपली तुमको क्या नजर आया, 1 4 और 9 नजर आया। अब हम सेट बनाते थे तो हमको पता है कि सर एक ही एलिमेंट को बार बार रिपीट हम नहीं करते हैं। तो मेरे पास आया 1 आया 4 आया 1 आया 4 आया 9 आया, मतलब 3 एलिमेंट 1 4 9, ये क्या कहलाया मेरे पास, रेंज कहलाया। समझे बात को, रेंज का मतलब और डोमेन का मतलब। डोमेन का मतलब जो पहले एलिमेंट्स हैं, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, डोमेन। दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। ध्यान समझो, दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। जो रिलेशन में केवल है वो कहलाएगा रेंज। जैसे यहाँ पे कोडोमेन की बात करेंगे तो पूरा आ जाएगा 1 4 9 16 25, ये सारा हो जाएगा कोडोमेन, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगा, 1 4 और 9, जिसके साथ रिलेशन तुमको देखने को मिल रहा है, ये कहलाएगा मेरे पास रेंज। और बाकी सारे को मिला करके हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। अगर जो +3 है हाँ डोमेन वाला में, ठीक है, रिलेशन होता ही तो 9 की 8 रहता और रिलेशन तो बनता नहीं, तो फिर क्या होगा। देखिए हमारे पास पहले वाले सेट के अंदर, ठीक है, पहला कंडीशन यहाँ पे हम समझते हैं कि पहले वाले सेट के अंदर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सबको हम बोल देते हैं डोमेन, ठीक है, वेदर दे आर इन रिलेशन। ये बात हम लोग आगे फंक्शन में जाकर करेंगे। फंक्शन में अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, ठीक है, मेनली उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फंक्शन में जब हम बढ़ेंगे तब थोड़ा सा इसके हम बारे में बात करेंगे, इसको हम छोड़ दें, इसको छोड़ दें, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं फ़र्क पड़ता है, उसके बारे में, ठीक है। पहले तो थोड़ा सा हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, क्या डोमेन होता है, क्या रेंज होता है। देखो रिलेशन में होना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है, रिलेशन में होना यहाँ पर डिफरेंस क्यों आता है। देखो हमारे पास जो डोमेन है और रेंज है, दोनों में फ़र्क है। डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन का रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है, पहला चीज़ ये समझो, रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब हम बोले कि सर मेरे पास एक एलिमेंट है जिसके अंदर लेट सपोज x y और z एलिमेंट है, ठीक है, और वैसे ही मेरे पास एक एलिमेंट है इसके अंदर 1 2 3 4 इस तरह से एलिमेंट है। तो हम बोल देंगे पहला वाला जो भी है वो क्या कहलाया, डोमेन। पहला वाला सेट कहलाया डोमेन और दूसरा वाला सेट क्या कहलाया, कोडोमेन। अभी तक रिलेशन का कोई बात नहीं हुआ है। अगर रिलेशन का कोई बात नहीं हुआ है तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है कि सर इसको हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, समझ लो। अगर हम बोले कि सर हम चलो x का रिलेशन 1 के साथ निकाल दिया, y का रिलेशन 4 के साथ निकाल दिया, z को मैंने छोड़ दिया, तब भी z क्या कहलाएगा, डोमेन ही कहलाएगा, समझे। और ये 1 2 3 4 तब भी क्या कहलाएगा, कोडोमेन ही कहलाएगा। क्लियर बात, ठीक है। अब यहाँ पे बात होता है कि सर अब अगर रिलेशन हम डिफाइन कर लेते हैं तो डोमेन का क्या बोला, डोमेन को बोला गया है कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन फर्स्ट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिलेशन, अभी हम ऑर्डर्ड पेयर से रिलेशन में गए भी नहीं हैं, ठीक है। अभी हम केवल ऑर्डर्ड पेयर की ही बात कर रहे हैं कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा ये रिलेशन में रहे चाहे नहीं रहे, ऑर्डर्ड पेयर को कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ऑर्डर्ड पेयर जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। जैसे हम यहाँ पर बात करें कि सर मेरे पास A क्रॉस B, मान लेते हैं इसको हम सेट A मान लेते हैं, इसको सेट B मान लेते हैं, दोनों का क्रॉस क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x, 1, सिमिलरली x, 2, x, 3 और x, 4। वैसे ही हमारे पास आ जाएगा y, 1, ठीक है, से लेकर के y, 4 तक, और सिमिलरली z, 1 से लेकर के z, 4 तक। मेरे पास रिलेशन जो होगा उसका टर्म और कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि रिलेशन में जो सेट आएगा वो अलग अलग आ सकता है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमेशा सेम रहेगा, समझ रहे हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर का ये बात है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी पहले वाले एलिमेंट्स हैं, जितने भी पहले वाले एलिमेंट्स हैं उसका जो सेट बनता है वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। और जो मेरे पास दूसरे वाला एलिमेंट है उसका जो सेट बनता है वो क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। पहला बात क्लियर। अब उसके बाद हम बात करेंगे, अब इसके बाद अगर ये रिलेशन में है तो जो जो रिलेशन में बी वाला एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। मतलब यहाँ पे जैसे मेरे पास एक 1 है और दूसरा क्या है 4, है तो साफ साफ नजर आ रहा है एरो से, ठीक है। कि मेरे पास 1 और 4 क्या है, रिलेशन में है, 2 और 3 रिलेशन में नहीं है। तो मेरे पास 1 और 4 जो है ये इससे एक जो सेट बना जिसके अंदर 1 और 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, मेरे पास रेंज कहलाएगा। तो रेंज डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिलेशन।
ठीक है, किस तरह का रिलेशन हम बना रहे हैं। मान लो यहाँ पे हम कुछ दूसरा रिलेशन बना लेते, हम वाई का रिलेशन 2 के साथ बनाते, रेंज मेरे पास चेंज हो जाता ना, रेंज चेंज हो जाता, ठीक है। लेकिन भैया कोडोमेन चेंज होता नहीं, कोडोमेन चेंज करने का मतलब फिर तुमको पूरा सेट ही चेंज करना पड़ेगा, पूरा तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे डोमेन का मतलब पहले वाले सेट का सारा एलिमेंट का जो भी सेट बनता है वो कहलाया डोमेन, और दूसरे वाले का कोडोमेन, ठीक है। रेंज की बात करेंगे, रेंज किस पर डिपेंड कर रहा है, रिलेशन के ऊपर। जब रिलेशन बनेगा तो रेंज आएगा, रिलेशन नहीं बनेगा तो रेंज नहीं आएगा। लेकिन रिलेशन बने या ना बने सर, डोमेन और कोडोमेन हमारे पास इस प्रोडक्ट के अंदर भी देखने को मिलेगा। क्लियर बात, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास रेंज का कहानी। इमेज और प्री इमेज, इमेज और प्री इमेज भी किस पर डिपेंड करता है सर, रिलेशन के ऊपर। जैसे x का रिलेशन किसके साथ बना, 1 के साथ, तो x क्या कहलाएगा, इसका प्री इमेज कहलाएगा। प्री का मतलब पहले, ठीक है। तो पहले कौन आया, देखो x, 1 एक रिलेशन आया, दूसरा रिलेशन आ गया y, 2, तो हम बोलेंगे पहले कौन आया, x, तो x क्या कहलाएगा, x विल बी प्री इमेज, ध्यान से समझो, प्री इमेज ऑफ किसका, 1 का। 1 का प्री इमेज कौन कहलाया, x का इमेज कौन कहलाया, 1, समझ रहे हो बात को, x का इमेज 1, y का इमेज 2, ठीक है। और 1 का प्री इमेज x, 2 का प्री इमेज y। तो ये रहा हमारे पास रिलेशन का कहानी, जहां पर हम बेसिकली डोमेन्स की बात कर ली हम लोगों ने, कोडोमेन की बात कर ली, रेंज का बात कर लिया, और इमेज की बात कर ली, और प्री इमेज की बात कर ली, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कि हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 14 तक एलिमेंट्स मेरे पास है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ध्यान से समझो, ए का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ ही है, ठीक है। ए का रिलेशन ए के साथ ही है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे, ठीक है। और ए क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 14 तक, फिर से क्रॉस 1 2 3 4 14 तक, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो हम निकालेंगे नहीं, 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो 196 का सेट बन जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। खैर, अब यहाँ पे एक रिलेशन बताया हुआ है, रिलेशन क्या बताया हुआ है, ध्यान से समझो। रिलेशन बताया हुआ है, रिलेशन कैसा है, x, y, ठीक है। x, y के बारे में क्या बताया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब सर 3x इज इक्वल टू वाई, तो हम सीधा बोले ऐसे y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। ये रिलेशन आया। अब यहाँ पे क्या बोला कि x एंड y बोथ बिलोंग्स टू a, इसका मतलब x भी a से बिलोंग करना चाहिए और y भी a से बिलोंग करना चाहिए, मतलब 1 से 14 के बीच में ही होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, x का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं 1 से, x का वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे, y क्या मिलेगा आपको 3, ठीक है। y विल बी 3 इंटू 1 3। वैसे ही अगर हम x का वैल्यू रख लेते हैं 2, y क्या मिलेगा हमको 3 2 जा 6। अगर हम x का वैल्यू रख लेते हैं 3, y क्या मिलेगा हमको 3 3 जा 9। और x का वैल्यू अगर हम रख लेते हैं 4, y क्या मिलेगा हमको 12। सिमिलरली अगर हम x का वैल्यू रख लेते हैं 5, y क्या मिलेगा हमको 15। क्या 15 इसके अंदर आएगा, नहीं आएगा। मेरे पास तो 14 एलिमेंट है, 1 से लेकर के 14 तक ही है, और यहाँ पे कंडीशन तुमको बता दिया है कि x y बोथ बिलोंग्स टू a, यानी कि x और y जो है वो a के अंदर का ही कोई एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि ये सेट में मेरा नहीं आएगा, क्योंकि x तो मेरे पास है, 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट a बट 15 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट a। इसका मतलब यहीं तक कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का रिलेशन 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, और 4 का 12 के साथ। बोलो इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन आया, रिलेशन क्या आ गया मेरे पास, r इज इक्वल टू आ गया 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, श्योर। तो ये मेरे पास रिलेशन निकल गया। अब अगर मेरे पास रिलेशन निकल गया, अब तुमको क्या करना है, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो भाई साहब डोमेन क्या होगा, पूरा समझ गए। तो डोमेन विल बी सेट ए, सीधा हम बोल दें सेट ए पूरा हो जाएगा डोमेन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें सेकंड, क्या बोला आपका कोडोमेन, कोडोमेन भी क्या हो जाएगा,
पूरा सेट ए, क्योंकि ए का ए के साथ ही निकल रहा है, पूरा सेट ए 1 से लेकर के 14 तक। और मेरे पास रेंज क्या हो जाएगा? 3, 6, 9, 12। बस क्लियर है बात? यस सर। तो ये रेंज आ गया आपके पास 3, 6, 9, 2। दैट्स इट। ठीक है, तो हम लोग डोमेन निकालना सीख गए, कोडोमेन निकालना सीख गए, रेंज निकालना सीख गए, क्लियर भी हो गया। ठीक है, इमेज और प्री इमेज ध्यान से समझोगे। इमेज, प्री इमेज और रेंज, ये तीनों चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही हैं? रिलेशन पे। ये तीनों चीज़ें हमारे पास रिलेशन पे डिपेंड करती हैं, लेकिन डोमेन और कोडोमेन रिलेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम बोल रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आ रहा समझ में? तो मेरे पास अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम है, यानी कि हम ए क्रॉस ए से ही हम काम कर रहे हैं, इसी के अंदर हम 15 तरह का रिलेशन निकालेंगे, तो 15 तरह का रिलेशन में मेरे पास डोमेन और कोडोमेन क्या रहेगा? सेम रहेगा थ्रू आउट। अब अलग अलग टाइप के रिलेशन में मेरे पास इमेज, प्री इमेज या रेंज की बात करें तो वो चेंज हो सकता है, लेकिन इसके अंदर का हमारे पास डोमेन और कोडोमेन कॉन्स्टेंट ही रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक अगला रिजल्ट है, n a क्रॉस b इज इक्वल टू x, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b विल बी 2 टू द पावर x। मतलब समझते हैं, मान लेते हैं आपके पास बोला a इज गिवन 1, 2, ठीक है, एंड b इज गिवन 3, 4। अब बोला कि a और b आपके पास एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। आपको अगर पूछा गया कि a क्रॉस b क्या निकलेगा, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि चलो A का B के साथ रिलेशन होगा, हम तो एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, भाई हम कितने तरह के रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कि हमारे पास उसी के लिए बताया गया है कि अगर हमारे पास उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में x एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे इसका अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना एलिमेंट हो जाएगा? 2 × 2 4, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी 4। तो इसके अंदर रिलेशन कितना आ जाएगा? तो रिलेशन फ्रॉम a टू b कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 4। समझ गए? यही चीज़ है कि अगर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में x एलिमेंट होंगे तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b विल बी 2 टू द पावर x, तो 2 टू द पावर 4, यानी कि कितना रिलेशन आ जाएगा? लगभग 16 टाइप ऑफ रिलेशंस। क्या हो गया? ये बताया गया है कि लगभग कितने तरह का रिलेशन हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी रहेगा, जैसे तुम्हारे पास 2 का रिलेशन, डबल रिलेशन मतलब क्या हो रहा है? 1 का 3 के साथ हो रहा है, 1 का 4 के साथ हो रहा है, 2 का 3 के साथ हो रहा है, 2 का 4 के साथ हो रहा है। सिमिलरली मेरे पास 1 का 2, 3 के साथ हो सकता है, समझ रहे हो? तो इस तरह से मतलब एक क्या बोल सकते हैं इसको, ये निकालने खैर तुमको देगा नहीं कहीं बहुत ज़्यादा, तो यही खाली पूछेगा कितना रिलेशन हो सकता है। दैट कैन नॉट बी गिवन, कि अगर मान लो यहाँ पर तुम्हारा मान के चलो कि 4 एलिमेंट अगर आ जाता है, तो समझ में आ रहा है? 2 का पावर 16, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन कि हाउ कैन वी डिटरमाइन कि सर 2 टू द पावर 16 रिलेशन तुम्हारा नहीं, रिलेशन 4 नहीं बन सकता। ये तो मेरे पास 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरे पास बना, ठीक है, 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट बना। अब उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास जो भी रिलेशन बनेगा, कितने तरह का रिलेशन बन सकता है, समझ लो? हो सकता है कि मेरे पास एक रिलेशन बने केवल 1 का रिलेशन 2 के साथ, एक रिलेशन ऐसा बन सकता है, समझ लो? मतलब यहाँ पे क्या बात हो रहा है यार, जरा ध्यान से समझो। यहाँ पे बात हो रहा है सबसेट का, कितने सारे सबसेट एग्जिस्ट करेंगे, समझ लो? कितने सारे सबसेट एग्जिस्ट करेंगे। हो सकता है 1 का रिलेशन 2 के साथ बने, ठीक है, हो सकता है 1 का रिलेशन लेट सपोज 3 के साथ बने, हो सकता है 1 का रिलेशन 4 के साथ बने, ये सारे तो रिलेशन हुए ना, ठीक है। हो सकता है 1 का रिलेशन 2 के साथ बना, 1 का 4 के साथ भी बन गया, एक दूसरा सेट आ गया, 1 का 3 के साथ बना, 1 का 4 के भी साथ बन गया, दूसरा सेट आ गया। तो इस तरह से कितना तरह का रिलेशन मेरे पास आ सकता है। जैसे हम लोग सबसेट में कैलकुलेशन करते थे 2 टू द पावर, वहाँ पे वही काम करते थे, यहाँ पे वही काम करेंगे कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हम सीधा सीधा बोल देंगे कि अगर a क्रॉस b के अंदर या a और b का जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं 2 टू द पावर उतने एलिमेंट्स के सेट्स बन सकते हैं, उतने सारे रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। अब अगर डिफाइन करने का तरीका उसका कोई फिक्स नहीं है, मतलब डिफाइन करने का तरीका हम क्या बोले कि जैसे हम बोल रहे हैं 1 का 2 के साथ बना और 1 का 3 के साथ बना, ठीक है। हो सकता है इसको कोई ऐसे डिफाइन करे कि सर मेरे पास एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पर एलिमेंट जो है या 1 का मान लो तुम -1 का 2 के साथ बना, नहीं -1 का भी लेट सपोज 1 का 1 के साथ बना, -1 का 1 के साथ बना, ठीक है। तो मेरे पास एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि दोनों का
डिफरेंस जो होना चाहिए वो हमेशा इवन होना चाहिए। ध्यान समझना, दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो हमेशा इवन होना चाहिए। जीरो को भी हम इवन ट्रीट करके चलते हैं। तो सर तब भी ये रिलेशन डिफाइन है, वो मेरे डिफाइन करने का तरीका हुआ, ठीक है। या तो हम बोल सकते हैं कि सर ये स्क्वायर है, देखो 1 का स्क्वायर 1, -1 का भी स्क्वायर 1। तो अगर हम टाइप में आते हैं, अगर हम ये बोल सकते हैं कि हम किस तरह से उसको डिफाइन करते हैं, तो उसका तो खैर कोई मतलब लिमिट नहीं है, वो तो इन्फिनाइट होगा किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। लेकिन सेट तो आखिर हम ये डिफिनेशन दे कि सर इसका जो डिफरेंस होगा वो इवन नंबर आएगा, तब भी तुम्हारे पास जो सेट बनेगा, रिलेशन आएगा, वो सेम रिलेशन आएगा। अगर हम स्क्वायर का रिलेशन देंगे तब भी जो रिलेशन आएगा वो सेम रिलेशन आएगा। तो उस हिसाब से बोला गया कि कितने रिलेशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो देयर विल बी 2 to the power n और 2 to the power x टाइप ऑफ रिलेशंस विच कैन एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा सेकंड एक्सरसाइज का सारा काम जो है यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। चलो